जय हिंद दोस्तों। मैंने कुछ समय पहले 8th पे कमीशन पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने संक्षेप में बताया था कि जहां तक हो सके सैनिकों को 2025 में पीएमआर यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं जाना चाहिए। कारण सिंपल है, अगर आप 2025 में पेंशन जाते हैं तो आपके सारे बेनिफिट जैसे ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन वगैरह 7th पे कमीशन की पे के अनुसार कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आप 1 जनवरी 2026 या उसके बाद पेंशन जाते हैं तो ये सारे बेनिफिट नई पे के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो पर मेरे पास बहुत से कमेंट आए कि अगर 2025 में पीएमआर जाना पड़े किसी कारण से तो बेनिफिट्स में कितना फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं वही कैलकुलेट करके बताऊंगा। जिन टेबल्स में मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा उनके लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उन टेबल्स में अपनी पे के फिगर्स डालेंगे तो आप अपने बेनिफिट्स का कैलकुलेशन देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, और वो ये है कि 8th पे कमीशन के अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो 7th पे कमीशन के पैसों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो प्लीज सावधान रहना है, चोरों से भी जो आपके पैसे की चोरी करने की कोशिश करेंगे, और मेरे जैसे यूट्यूबर से भी जो बिना मतलब आपके समय की चोरी करने की कोशिश करेंगे बार बार वीडियो बनाकर 8th पे कमीशन पर। कैलकुलेशन देखने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर मैं पे में 15 से 20% बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं तो ये फिगर आई कहां से है। तो 2nd से 7th पे कमीशन में हमारी पे में जो बढ़ोतरी हुई है उसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तक की मैक्सिमम बढ़ोतरी हुई है 6th पे कमीशन में जो है 54% यानी 54%, और मिनिमम बढ़ोतरी हुई है 2nd और 7th पे कमीशन में जो है 14% यानी 14%। इससे मैंने अंदाजा लगाया था कि 8th पे कमीशन में पे कितनी बढ़ेगी ये 2 चीजों पर निर्भर करेगा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी राजनीति और अर्थशास्त्र। मुझे लगता है कि राजनीति भारी पड़ी तो हमारी पे 20% यानी 20% तक बढ़ सकती है, और अर्थशास्त्र भारी पड़ा तो भी 14% यानी 14% से नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 और 1.96 के बीच होगा, और पे और पेंशन जैसा कि मैंने बताया 14 से 20% तक बढ़ेंगे। और पे कमीशन अपनी रिपोर्ट कब जमा करेगी तो यह डिसीजन लिया जाएगा पॉलिटिक्स के आधार पर। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार मार्च से मई 2026 के बीच 4 बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो मेरा अंदाजा है कि जैसे पे कमीशन का अनाउंसमेंट दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले आया है, उसी प्रकार पे कमीशन की रिपोर्ट अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में आनी चाहिए। तो इस भूमिका के साथ चलिए कैलकुलेशन पर चलते हैं। इसमें आपको 4 सैनिकों की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, सिपाही शिंदे, हवलदार थापा, सूबेदार मलिक और लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कालरा यानी मैं खुद। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले समय में आपकी पर्सनल फाइनेंस पर और भी बहुत से वीडियो करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट, तो ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर, और इस स्क्रीन पर आप कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब भी आप पेंशन जाते हैं तो कम्यूटेशन की कैलकुलेशन आपकी एज के हिसाब से होती है, और उस एज के हिसाब से आपका कम्यूटेशन फैक्टर डिसाइड किया जाता है। वो कम्यूटेशन फैक्टर इस कम्यूटेशन फैक्टर टेबल से लिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने 4 एंट्रीज को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 एंट्रीज उन सैनिकों की एज है जिनकी हम कैलकुलेशन अभी देखेंगे। तो सिपाही शिंदे 37 इयर्स के हैं तो उनका कम्यूटेशन फैक्टर होगा 9.126। मेरी अपनी एज जब मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट आया था तब 44 इयर्स थी और मेरा कम्यूटेशन फैक्टर था 9.019।
हवलदार थापा की एज रिटायरमेंट के समय है 45 इयर्स, तो उसका कम्यूटेशन फैक्टर है 8.996। और सूबेदार मलिक की एज रिटायरमेंट के समय है 48 इयर्स, तो उनका कम्यूटेशन फैक्टर होगा 8.913। तो आप ये जो कम्यूटेशन फैक्टर आपने देखे हैं, ये आगे टेबल्स में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कम्यूटेशन फैक्टर आए कहां से। तो चलिए सिपाही शिंदे की कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो ये आ गई सिपाही शिंदे की कैलकुलेशन आपके सामने। इस कैलकुलेशन को आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। एक बार आपने ये कैलकुलेशन समझ ली तो बाकी 3 कैलकुलेशन भी सेम हैं, उनको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर टेबल बनी हुई है उस पर। इस टेबल में 2 कॉलम हैं जिनके अंदर फिगर्स लिखे हुए हैं। पहले कॉलम में 7th पे कमीशन की सैलरी और पेंशन है और दूसरे कॉलम में 8th पे कमीशन की कैलकुलेशन है। अभी के लिए मैंने ये कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर 1.96 के हिसाब से किया है, पर इसके अंदर आप कोई भी फिटमेंट फैक्टर डालिए, ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको जो भी लगता है कि फिटमेंट फैक्टर आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं हर जगह से, तो आपको जो भी लगता है कि ये फिटमेंट फैक्टर 1.96 से ऊपर जाएगा तो आप इसके अंदर डालेंगे तो वो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन दिखा देगा। पर आप देखेंगे कि जैसे ही 1.96 के ऊपर करते हैं तो वो सेल जो है वो रेड हो जाती है। इसका अर्थ है कि आपकी उम्मीदें थोड़ा वास्तविकता से ऊपर जा रही हैं, तो सावधान रहना है। और उसके नीचे जो ब्लू कलर की टेबल है उसके अंदर मैंने दिखाया है कि किस फिटमेंट फैक्टर के अगेंस्ट कितने % बढ़ोतरी होगी। तो जैसे 1.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है हमें, तो हमारी पे और पेंशन करीब करीब 14% बढ़ जाएंगे, और अगर 1.96 का मिलता है तो करीब करीब 20% बढ़ जाएंगे। उसके बीच में मिलता है तो बढ़ोतरी 14 से 20% के बीच होगी, और अगर भगवान ने चाहा उससे ज्यादा मिल गया तो बढ़ोतरी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हम 1.96 और 20% की बढ़ोतरी को लेकर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए वापस अपनी फर्स्ट टेबल पे आते हैं और देखते हैं कि 7th पे कमीशन का जो मैंने पेंशन और बेनिफिट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो आज की डेट में सिपाही शिंदे जो कि 19 साल की नौकरी करके पेंशन जा रहा है, उसकी बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे, क्लासिफिकेशन पे वगैरह सब मिलाकर 39,400 रुपए हैं, और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए। तो उसकी टोटल पे हो गई रिटायरमेंट के समय 44,600 रुपए, यानी 44,600 रुपीज। डीए परसेंटेज 56%, जो अभी किसी भी दिन अनाउंसमेंट आ जाएगा, और हमारा डीए 3% बढ़ने की उम्मीद है, तो 53 से 56% हो जाएगा। तो वही डीए मैंने यहां पर ले लिया है। डीए अमाउंट निकालने के लिए हमने पे को यानी 44,600 को 56% से गुणा किया, तो डीए आ गया 24,976 रुपीज। तो सिपाही शिंदे की टोटल पे डीए को मिला के आ गई आज की डेट में 69,576 रुपीज। पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पेंशन की कैलकुलेशन के लिए हमने बेसिक पे प्लस एमएसपी को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 44,600 को 2 से डिवाइड किया तो सिपाही शिंदे की बेसिक पेंशन, डीआर भी मिलेगा उसके ऊपर, पर बेसिक पेंशन जो निकल के आएगी वो होगी 22,300 रुपए, यानी 22,300 रुपीज। अब जैसा कि हम जानते हैं सिपाही शिंदे इसमें 50% या उससे कम पेंशन को कम्यूट कर सकता है। तो यहां मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सिपाही शिंदे ने अपनी 50% पेंशन को कम्यूट किया, जो कि है 11,150 रुपए। और ये कम्यूटेशन के बाद उसकी पेंशन कितनी बचेगी वो मैंने लास्ट लाइन में दिखाई है। और ये कैसे निकल के आई है? ये ऐसे निकल के आई है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कम्यूटेशन लेते हैं तो वो खाली बेसिक पेंशन का कम्यूटेशन होता है, उसमें डीए का कम्यूटेशन नहीं मिलता है। तो जब आप पेंशन चले जाते हैं तो हालांकि आपको पेंशन आधी मिलती है, पर जो डीआर होता है, डियरनेस रिलीफ, वो आपको पूरी पेंशन के ऊपर मिलता है। तो यहां पर 11,250 उसकी पेंशन हो जाएगी और डियरनेस रिलीफ मिलेगा उसको 22,300 रुपए पर। तो टोटल मिलाएंगे जब उसको तो उसकी पेंशन आ जाएगी 23,638 रुपए, यानी 23,638 रुपीज। इतनी पेंशन सिपाही शिंदे को हर महीने मिलेगी।
तो ये तो हो गया इस टेबल का सेकंड कॉलम जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है 7 CPC 7th पे कमीशन। अब आते हैं थर्ड कॉलम पर जिसके ऊपर मैंने लिखा है 8th पे कमीशन और देखते हैं कि अगर 20% की बढ़ोतरी होती है और 1.96 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो सिपाही शिंदे की 1 जनवरी 2026 को पे कितनी होने की उम्मीद है। तो इसमें सबसे ऊपर है बेसिक पे। ये बेसिक पे कैसे निकली है, उसमें 39,400 जो कि आज की बेसिक पे है उसको 1.96 से गुणा कर दिया है, तो वो गुणा करके आ गया 77,200 रुपये। इसी तरह सेकंड लाइन में जो मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 रुपीज़, उसको भी 1.96 से गुणा किया तो वो आ गई 10,200 रुपये। तो ये उम्मीद है कि सिपाही शिंदे की 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन के बाद पे हो जाएगी टोटल 87,400 रुपीज़, 87,400 रुपये। तो उसकी पेंशन कितनी बनेगी, उसके लिए हमने 87,400 को 2 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके आ गया 43,700 रुपीज़। इसमें से कम्यूट कितनी करा सकता है, मैक्सिमम 50%। तो हमने एज्यूम किया कि उसने 21,850 रुपए यानी 43,700 का 50% जो है वो कम्यूट कर लिया और उसकी बाकी की पेंशन कितनी बच गई, वो बच गई 21,850 रुपए। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि आप कहेंगे कि सिपाही शिंदे को पहले तो मिल रही थी 7th पे कमीशन में पेंशन 23,638 रुपए, पर अब मिल रही है 21,850 रुपए। ये पेंशन कम कैसे हो गई? तो ये पेंशन कम इसलिए हो गई, जैसा कि मैंने बताया डीए जो है वो कम्यूट नहीं होता है। तो आज की डेट में अगर सिपाही शिंदे पेंशन जा रहा है तो जो डीए है 56% वो कम्यूट नहीं हो रहा है, पर अगर वो अगले साल जाता है तो 8th पे कमीशन के बाद जो डीए है वो भी बेसिक पे के अंदर मर्ज हो जाएगा, जिसके कारण बेसिक पे बढ़ जाएगी, डीए 0 हो जाएगा और वो उस बेसिक पे को जब कम्यूट कराएगा तो कम्यूटेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा आएगा और पेंशन जो है वो कम हो जाएगी। तो सिपाही शिंदे को कितना कम्यूटेशन कराना चाहिए वो पहले अगली टेबल को देखते हैं, सारे बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इस सवाल पर वापस आएंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड वाली टेबल में आते हैं और सिपाही शिंदे के पूरे बेनिफिट्स निकालते हैं। तो सेकंड कॉलम है, उसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा है लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट हमने एज्यूम किया है कि सिपाही शिंदे पूरे 10 महीने यानी 300 दिन की लीव इन कैश करके जा रहा है, तो उसमें मैंने 10 लिख दिया है। ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी सिपाही शिंदे को, वो मिलेगी हर साल की सर्विस के लिए आधे महीने की पे, यानी कि उसने अगर 19 साल की सर्विस करी है तो उसको 9.5 महीने की पे एज ग्रेचुइटी मिल जाएगी। और सबसे नीचे लिखा है कम्यूटेशन, तो उसका कम्यूटेशन का फैक्टर हमने अभी पिछली टेबल में देखा था, वो है 9.126। तो ये आ गया कॉलम नंबर 2। अब आते हैं कॉलम नंबर 3 पर और देखते हैं कि 7th पे कमीशन की पे के हिसाब से उसके बेनिफिट कितने बनेंगे। तो सबसे ऊपर लीव इनकैशमेंट, ये निकालने के लिए मैंने उसकी 1 महीने की जो सैलरी थी 69,576 उसको 10 से गुणा कर दिया है, तो उसका लीव इनकैशमेंट आ गया 6,95,760 रुपीज़। अगली लाइन में ग्रेचुइटी, इसके लिए भी हमने जो उसकी 1 महीने की पे है उसको 9.5 से गुणा कर दिया, तो उसकी ग्रेचुइटी आ गई 6,60,972 रुपये। और कम्यूटेशन निकालने के लिए हमने जो पेंशन सिपाही शिंदे ने कम्यूट कराई है यानी कि 11,150 रुपये, उसको गुणा किया 9.126 से और फिर गुणा किया 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल कम्यूटेशन उसको मिलेगा 12,21,059 रुपये, 12,21,059 रुपीज़। तो इसलिए इन सबको ऐड करके उसके टोटल जो बेनिफिट हैं उसको जाते समय लमसम जो अमाउंट मिलेगा, एएफपीपी फंड और एजीआईएफ से भी कुछ अमाउंट मिलेगा, वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन में नहीं लिया है क्योंकि वो आज भी उतना ही मिलेगा, 8th पे कमीशन के बाद भी उतना ही मिलेगा, वो सिपाही शिंदे का अपना पैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो वो अलग है। पर ये तीनों बेनिफिट जो कि उसकी पे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन तीनों बेनिफिट्स को मिलाकर टोटल उसको अमाउंट मिलेगा 25,77,791 रुपीज़, 25,77,791 रुपये। अब आते हैं चौथे कॉलम पर जिसमें मैंने 8 CPC लिखा हुआ है और उसमें कैलकुलेट करते हैं कि उसे 8th पे कमीशन के हिसाब से रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले लीव इनकैशमेंट, उसके लिए मैंने जो
एक महीने की सैलरी है यानी 87,400, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गई 8,74,000। ग्रेजुएटी के लिए 9.5 को गुणा किया 87,400 से तो आ गया 8,30,300। और अंत में कम्यूटेशन निकालने के लिए उसने यहाँ कम्यूट कितना किया था, कम्यूट किया था 21,850 रुपए, तो उसको हमने गुणा किया कम्यूटेशन फैक्टर 9.126 से और फिर उसको गुणा कर दिया 12 से, तो वो कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 23,92,837 रुपए। और टोटल जो बेनिफिट्स मिलेंगे सिपाही शिंदे को 8th पे कमीशन के बाद वो आ जाएंगे 40,97,137 रुपीज, 40,97,137 रुपए। तो टोटल जो एक्स्ट्रा उसको सिपाही शिंदे को मिल रहा है वो है 15,19,346 रुपीज। पर यहां पर एक सावधान होने वाली बात है और वो बात ये है कि ये अमाउंट इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सिपाही शिंदे ने अपनी ढेर सारी पेंशन को कम्यूट करा लिया है। और जैसा कि मैंने बताया उस कम्यूट कराने का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि उसको हर महीने अगले 15 साल तक पेंशन कम मिलेगी। तो सिपाही शिंदे को मेरी सलाह ये है कि आपको ये कम्यूटेशन अमाउंट तभी लेना चाहिए अगर आपके पास कोई सॉलिड प्लान है कि इस कम्यूटेशन अमाउंट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका टेस्ट ये है कि आपको कम्यूटेशन तभी लेना चाहिए अगर आपको उससे कोई एसेट खरीदना है। एसेट का क्या मतलब है, ऐसी कोई चीज जो आपको हर महीने इनकम देगी। जैसे आपने उस अमाउंट को बैंक में डाल दिया जिससे आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने मदर डेयरी या अमूल की एजेंसी चलाना शुरू कर दिया जिससे आपको हर महीने इनकम मिलेगी, या आपने कार खरीदी और उसको टैक्सी की तरह किराए पर दिया जिससे आपको हर महीने इनकम मिल रही है। पर यही कार अगर आपने अपने लिए खरीद ली 10 लाख रुपए की तो उसे एसेट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपनी कार आपको इनकम कोई नहीं दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सॉलिड प्लान है इस अमाउंट को खर्च करने का, तभी आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए इतना ज़्यादा। और अगर वो प्लान नहीं है और आप 8th पे कमीशन के बाद पेंशन जा रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि आपको कम्यूटेशन परसेंटेज कम कर देना चाहिए। मान लीजिए 20 या 25% अपनी पेंशन को कम्यूट कराइए ताकि आपकी हर महीने जो पेंशन आए वो कम से कम 30,000 हो। तो ये हो गया सिपाही शिंदे का कैलकुलेशन। अब आते हैं अगली शीट पर और देखते हैं हवलदार थापा को कितना बेनिफिट मिलेगा अगर वो अगले साल पेंशन जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें भी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फिगर्स फर्क है क्योंकि उसकी बेसिक पे अलग है। तो उसकी बेसिक पे हम मान के चल रहे हैं आज की डेट में है 51,100 रुपीज। उसके हिसाब से उसकी टोटल पे डीए मिलाकर वो आती है 87,828 रुपीज और उसकी पेंशन बनेगी 56,300 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 28,150 रुपए, जिसमें से वो 50% कम्यूट करा लेता है तो 14,075 रुपए उसने कम्यूट करा लिया और पेंशन जो उसकी बच जाएगी वो बनेगी 29,839 रुपए। तो ये हो गया 7th पे कमीशन वाला कॉलम। अब अगले कॉलम में देख लेते हैं 51,100 को 1.96 से जब हम गुणा करेंगे तो वो हो जाएगी हवलदार थापा की 8th पे कमीशन के बाद पे यानी कि 1,02,000 रुपए। उसका एमएसपी है 10,200 रुपए तो टोटल उसकी पे आ जाएगी 1,10,400 रुपए और पेंशन आ जाएगी 55,200 रुपए। यहां भी हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसने 50% पेंशन जो है वो कम्यूट कराई है तो कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 27,600 रुपए और पेंशन जो है वो आ गई 27,600 रुपए जो कि 7th पे कमीशन की पेंशन से कम है। तो वही सलाह मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हवलदार थापा को कम पेंशन कम्यूट करानी चाहिए अगर उसके पास कोई प्लान नहीं है एक्स्ट्रा अमाउंट को खर्च करने का। अब आते हैं राइट हैंड साइड की टेबल पे और सेम तरीके से जैसे हमने सिपाही शिंदे के बेनिफिट्स को कैलकुलेट किया था वो बेनिफिट यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आप जो दूसरे कॉलम में देखेंगे ग्रेजुएटी जो है, क्योंकि हवलदार थापा की जो टोटल
नौकरी है वो 26 साल है तो उनको ग्रेचुइटी मिलेगी 13 महीने की। और कम्यूटेशन फैक्टर, उनकी एज जो है वो 45 ईयर्स है तो उनका कम्यूटेशन फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, वो रहेगा 8.996। बाकी की कैलकुलेशन सेम है। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से हवलदार थापा को टोटल बेनिफिट्स मिलेंगे 35,39,468 और 8th पे कमीशन की पे के बाद मिलेंगे 55,18,675, यानी कि उसको फर्क पड़ेगा 19,79,207 का। हालांकि 19 लाख में से बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि करीब करीब 14 लाख रुपए वो कम्यूटेशन के कारण है, जो कि हवलदार थापा का अपना अमाउंट है। अब आते हैं सूबेदार मलिक की कैलकुलेशन पर। तो उनकी जो आज की बेसिक पे है वो है 78,800 रुपीज़। तो उनकी जो पेंशन है वो बनेगी 42,000 रुपीज़ और उन्होंने कम्यूट करा लिया 21,000 रुपीज़। उनकी जो बाकी पेंशन बच जाएगी डीए मिलाकर वो हो जाएगी 44,520 रुपीज़। 8th पे कमीशन के बाद 1.96 से गुणा किया तो उनकी जो बेसिक पे आ गई वो आ गई 1,54,400 रुपीज़। एमएसपी 10,200 रुपये उसमें ऐड कर दिया तो टोटल जो उनकी पे आ गई 1,64,600 रुपीज़। तो उनकी पेंशन बन जाएगी 82,300 रुपीज़, कम्यूटेशन 41,150 रुपीज़, पेंशन रह गई 41,150 रुपीज़। राइट हैंड साइड की टेबल में चलते हैं। जो दूसरा कॉलम है लीव इनकैशमेंट 10 महीने, ग्रेचुइटी 15 महीने, क्योंकि उनकी 30 साल की नौकरी थी तो उन्हें 15 महीने की ग्रेचुइटी मिलेगी। कम्यूटेशन उनका फैक्टर थोड़ा और कम हो गया है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कम्यूटेशन फैक्टर कम होता जाता है, तो इनका कम्यूटेशन फैक्टर है 8.913। तो इन तीनों चीजों के हिसाब से तो सूबेदार मलिक का जो 7th पे कमीशन के रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकल के आ गए 55,22,076 रुपीज़ और 8th पे कमीशन के निकल के आ गए 85,16,239 रुपीज़। टोटल फर्क आ गया 29,94,000 का। इस 29,94,000 यानी करीब करीब 30 लाख में से करीब करीब 22 लाख का जो फर्क है वो कम्यूटेशन के कारण है। तो ये हो गया सूबेदार मलिक का कैलकुलेशन। अब मैं आता हूं अपनी कैलकुलेशन पर। तो ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। हालांकि मैं 2017 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया था, पर यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि मेरे ही नाम का एक और अफसर अभी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है, जिसकी एज है 44 ईयर्स और सर्विस है 22 ईयर्स। तो उसकी आज की डेट में जो पे होगी वो होगी 1,53,500 रुपीज़, जो कि मेरी 2017 में थी। क्योंकि ये नए जो योगेश कुमार कालरा हैं, इनकी सर्विस भी उतनी ही है 22 ईयर्स, जो कि मेरी तब थी, और इनकी एज भी 44 ईयर्स है, जो कि मेरी 2017 में थी। तो उनकी बेसिक पे 153,500, एमएसपी 15,500 रुपए, तो टोटल हो गई 1,69,000 रुपीज़। डीए 56%, तो टोटल डीए आ गया 94,640 रुपीज़। टोटल पे उनकी आज की डेट में आ गई 2,63,640 रुपीज़। पेंशन निकालने के लिए हमने 1,69,000 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो पेंशन आ गई 84,500 रुपीज़। कम्यूटेशन उसका आधा कर दिया 42,250 रुपीज़ और पेंशन इंक्लूडिंग डीआर कम्यूटेशन कराने के बाद 89,570 रुपीज़। अब आते हैं 8th पे कमीशन वाले कॉलम पे, अगले कॉलम पे, और बेसिक पे निकालने के लिए हमने 153,500 को 1.96 से गुणा कर दिया, तो आ गई 3,09,000 रुपए। एमएसपी 15,500 को भी 1.96 से गुणा कर दिया, तो आ गई 30,400 रुपए। तो टोटल पे जो उनकी आ गई है 3,31,300 रुपीज़, जो 1 जनवरी 2026 को उनको मिलने लगेगी। तो उनकी पेंशन कितनी आ जाएगी अगर वो 1 जनवरी 2026 को जाते हैं? वो आ जाएगी 1,65,650 रुपए। और जैसा कि हमने पहले भी किया है, उनको वो कम्यूट करा रहे हैं 50%, यानी 82,825 रुपीज़। अब आते हैं राइट हैंड साइड वाली टेबल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने भी 10 महीने की लीव एक्यूमुलेट करी है। ग्रेचुइटी इनको मिलेगी, क्योंकि 22 साल नौकरी है तो 11 महीने की ग्रेचुइटी मिलेगी। कम्यूटेशन फैक्टर 9.019 है। तो बाकी चीज़ें इसमें भी वैसे ही कैलकुलेट की हैं, पर जो सेकेंड रो आप देखेंगे ग्रेचुइटी वाला, उसको मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है। वो क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ऑफिसर्स के केस में ग्रेचुइटी जब वो 11 महीने की मिलेगी इनको, तो वो 25 लाख क्रॉस कर जाएगी।
और आज की डेट में मैक्सिमम ग्रेचुइटी जो है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हालांकि अगर 11 महीने की इनकी ग्रेचुइटी कैलकुलेट करें तो 30 लाख आती है, पर यहां पर मैंने 25 लाख ही लिया है क्योंकि उनको एक्चुअली 25 लाख ही मिलेगा। और 8th पे कमीशन के बाद मैंने एज्यूम किया है कि ये 25 लाख की लिमिट जो है वो बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। जो जेसीओ, एनसीओ और अदर रैंक्स हैं उसमें ये 25 लाख वाली लिमिट प्ले में नहीं आती क्योंकि उनकी ग्रेचुइटी 25 लाख तक पहुंचती ही नहीं है, पर ऑफिसर्स के केस में ये प्ले में आती है। तो टोटल जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज की डेट में उनको मिलेंगे 97 लाख रुपीस, और अगर वो 1 जनवरी 2026 के बाद चाहते हैं तो उनको मिलेंगे 1,58 लाख रुपए करीब करीब। तो उनका टोटल बेनिफिट्स का डिफरेंस कितना आ गया? वो आ गया 60,67,000 रुपए, यानी करीब करीब 61 लाख रुपीस। पर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 61 लाख में से बहुत सारा डिफरेंस, करीब करीब 44 लाख रुपीस, वो सिर्फ कम्यूटेशन के कारण है। अगर वो उतनी ही कम्यूटेशन कराएं जितनी कि वो 7th पे कमीशन में करा रहे हैं तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। पर मोटी बात यह है कि 8th पे कमीशन आने के बाद आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपकी नए पे के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे, और इसलिए किसी का कम किसी का ज़्यादा, पर अंतर ज़रूर आएगा। और 8th पे कमीशन के आने के बाद यानी 1 जनवरी 2026 के बाद पेंशन जाने में फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन कैलकुलेशन से आपको ये फैसला लेने में मदद मिलेगी कि आपको इस साल पीएमआर जाना चाहिए या नहीं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें।